स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्फ्लिक्ट थियरी ऑफ जॉन रेक्स करेंगे और जॉन रेक्स समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जॉन रेक्स ने संघर्ष की जब बात करते हैं, संघर्ष के सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये संघर्ष की प्रकृति को समझाने पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। और आपने ये भी समझाने का प्रयास किया है कि संघर्ष की प्रकृति को यदि समझना है तो हमें 4 बातों को समझना होगा। या इसकी 4 प्रमुख बातें हैं। वह है संघर्ष समूह का निर्माण, संघर्ष समूह कैसे निर्मित होते हैं, शासक वर्ग की परिस्थिति क्या होती है, क्रांतिकारी परिस्थिति और विराम संधि परिस्थिति। इन चारों बातों के माध्यम से संघर्ष की उत्पत्ति के कारणों को समझाते हैं, उनके परिणामों को समझाते हैं, परिणामों के बाद शासित वर्ग किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है उसको समझाते हैं, और फिर किस तरह संघर्ष समाप्त होता है वह उसकी भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघर्ष समूहों का निर्माण। संघर्षवादी दृष्टिकोण की प्रारंभिक मान्यता यह है कि समाज में परस्पर विरोधी आकांक्षाओं और उद्देश्य वाले 2 वर्ग होते हैं या अधिक भी हो सकते हैं। इन उद्देश्यों व आकांक्षाओं की प्राप्ति हेतु अंतःक्रिया की जटिल श्रृंखला में अन्य लोगों का सहयोग अपेक्षित होता है। इनका कहने का अभिप्राय यह है कि समाज के अंदर लोगों के उद्देश्य अलग होते हैं, लोगों की आकांक्षाएं अलग होती हैं, और उन उद्देश्य और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। अब इनमें आपस में अंतःक्रिया जो एक जटिल प्रक्रिया है, उसमें दोनों वर्ग अपने सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि बिना सहयोग के ये वर्ग अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो संघर्ष की स्थिति नहीं भी होने पर भी प्रत्येक वर्ग या दल को लक्ष्य प्राप्ति हेतु अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है। चूंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और जब हम अंतःक्रिया की बात करते हैं तो हम ये हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए कि अंतःक्रिया सदस्यों के बीच में जब होती है तो वहाँ पर सहयोग के बिना अंतःक्रिया संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा जरूरी नहीं है संघर्ष हो तभी अंतःक्रिया हो, बिना संघर्ष के भी अंतःक्रिया अनिवार्य है और इसी अनिवार्यता के तहत सहयोग का होना जरूरी है। संघर्ष की अवस्था में तो ये अंतःक्रिया नितांत आवश्यक हो जाती है। कौन सी अंतःक्रिया? सहयोग पर आधारित अंतःक्रिया अति आवश्यक होती है, क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्तियों के साथ, दूसरे समूह के साथ जब संघर्ष में होते हैं तो आप अपने ही समूह से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में विरोधी दल के विरोध से शक्ति जुटाने हेतु नए सहयोगियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि अकेला व्यक्ति, कहते हैं अकेला चना बाहर नहीं झोंक सकता है, उसी तरह से अकेला व्यक्ति किसी संघर्ष को जीत नहीं सकता, उसमें विजय हासिल नहीं कर सकता। तो अपनी आकांक्षा और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूहों को क्या करना होता है? अपने नए सदस्यों से शक्ति जुटाने की आवश्यकता होती है, उनसे सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोगी केवल वे ही हो सकते हैं जो उसी प्रकार की स्थिति में होते हों, यानी उनके भी उद्देश्य वही होने चाहिए, उनके स्वार्थ भी वही होने चाहिए, तभी वे आपके साथ में सहयोग करेंगे। बिना स्वार्थ के, बिना समान हितों के कोई दूसरे के साथ में सहयोग नहीं करता है। सहयोगियों के इस संगठन से संघर्ष में भागीदार समूहों का निर्माण हो जाता है, जिसका आधार हित, आकांक्षा और स्वार्थ होता है। तो इसे स्पष्ट है कि इन सहयोगियों के जब व्यक्तियों के समान हित होते हैं, समान स्वार्थ होते हैं, समान आकांक्षाएं होती हैं, तो ये सब मिलकर एक ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं कि जो दूसरे विरोधी समूह के साथ में संघर्ष कर सकें। संघर्ष का मुख्य आधार जीवन के साधनों की प्राप्ति से संबंधित होता है। ये सौदेबाजी के नेगोशिएशन, यानी ये सौदेबाजी के रूप में शांतिपूर्ण भी हो सकता है और हिंसात्मक भी हो सकता है। इन्होंने कहा यह संघर्ष का मुख्य आधार क्या है? जो हमारे जीवन के साधन है, यानी अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी चीज़ें अनिवार्य है उनसे संबंधित यह संघर्ष होता है। और इसके लिए क्या तो हम नेगोशिएशन करने की स्थिति में हो, बार्गेन करने की स्थिति में हो, या फिर हमें हिंसा करनी होगी। उसी के आधार पर व्यक्ति अपने, जो आपने डार्विन के सिद्धांत में देखा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही बात जॉन रेक्स दूसरे शब्दों में कहने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे औद्योगिक समाजों में मिल मालिकों और श्रमिकों के मध्य पाए जाने वाला संघर्ष, ये इसी प्रकार का संघर्ष है। दोनों के हित अलग अलग हैं, तो सारे मिल मालिकों में एकता होती है और सारे श्रमिकों में एकता होती है। मालिकों को श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है और श्रमिकों को श्रम बेचने की आवश्यकता। कॉमन इंटरेस्ट आपने देखा
था मिल मालिक को अब लेबर चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, और श्रमिक को एक व्यक्ति चाहिए, एक पूंजीपति चाहिए जो उसकी श्रम को खरीद सके। सौदे में अब इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन होता है। सौदे से पूर्व प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की अपनी इच्छा अनुसार शर्तें मनवाने की कोशिश करता है। मिल मालिक कम पैसों में अधिक से अधिक उत्पादन करवाना चाहता है, श्रमिक अपने कार्य के लिए अच्छी से अच्छी सैलरी प्राप्त करना चाहता है। तो दोनों के बीच में शर्तें होती हैं और इन शर्तों के आधार पर दोनों प्रयास करते हैं कि विन विन सौदा किसका ज़्यादा हो। इस प्रकार दोनों पक्षों से संबंधित व्यक्तियों के समूह बन जाते हैं जो मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्गों के समान होते हैं। अब क्या है, अकेला व्यक्ति, आप कभी भी देखें अगर यूनियन नहीं होगी तो हम नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री देखते हैं, तो जब तक ट्रेड यूनियंस थी, जब तक यूनियन होती है, जब तक हम लोग संगठित होते हैं, हम अपने से ताकतवर समूह के साथ में नेगोशिएशन कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति नेगोशिएशन नहीं कर सकता, अकेले व्यक्ति का दमन कोई भी कर सकता है। इसलिए प्रत्येक वर्ग अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए संगठित हो जाते हैं, जिसको कार्ल मार्क्स ने कहा है शोषक और शोषित वर्ग। वही बात जॉन रेक्स भी कहते हैं। इस प्रकार संघर्ष जीवन के साधनों के साथ अप्रत्यक्ष रूप से भी संबंधित हो सकता है, यानी जरूरी नहीं है संघर्ष सदैव प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अनेक देशों में बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन बेरोजगारी के कारण नहीं, अपितु स्वतंत्रता या धर्म या शैक्षणिक समस्याओं के कारण भी हुए हैं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के पास में सिटीजनशिप को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो बेरोजगारी के कारण नहीं था, लेकिन उसके पीछे सिविल राइट्स की बात हो रही थी, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। तो इन्होंने कहा ये जो संघर्ष होता है सदैव आर्थिक कारणों से ही नहीं होता, धार्मिक राजनीतिक कोई भी कारण के कारण संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने कहा संघर्ष के समूह बनते हैं, और संघर्ष के समूह कब बनते हैं, जब हमारी आकांक्षाएं हितों और स्वार्थों में टकराव होता है, तो समाज दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। और उसके बाद आता है शासक वर्ग परिस्थिति। शासक वर्ग परिस्थिति विरोधी समूहों में से एक समूह जब समाज पर प्रभुत्व रखता है, तो अब दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष में एक वर्ग विजयी हो जाएगा और एक वर्ग पराजित हो जाएगा। तो इन्होंने कहा विरोधी समूहों में से एक समूह जो विजयी हो गया है, जो समाज में प्रभुत्व रखता है, तो उस समय जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं उस समूह के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। सामाजिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कानून होता है, चाहे आपकी सीबीआई है, चाहे आपकी ऑडिटिंग है, कैग जिसे कहते हैं, अपन अपने देश का उदाहरण देकर देख सकते हैं, उनकी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की उन्हीं को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संस्थाएं बताया जाता है। तो ये जो सामाजिक संस्थाएं बनाई जाती हैं वो रूलिंग क्लास के फेवर में होती है, ये आम जन के फेवर में नहीं होती है। उन्हीं को वैधानिक घोषित किया जाता है। जो रूलिंग क्लास चाहती है, जो शासक वर्ग चाहता है, उसी को वो वैधानिक भी बता देते हैं, उनके द्वारा बनाई गई संस्थाओं को वैधानिक बना देते हैं। विरोधी समूह इसका विरोध करता है, बिकॉज उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, तथा अपनी पृथक आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्थाओं का वह विकास करने लगते हैं। यह सत्तारूढ़ समूह की संस्थाओं को वैधानिक नहीं मानते और उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। शासक वर्ग निरंतर वैचारिक स्तर पर यह प्रयत्न करता है कि शासित वर्ग के लोग उसकी शक्ति को वैधानिक रूप में स्वीकार कर ले और अपने प्रयत्नों को कम अधिक सफल भी वो कर लेते हैं। इन्होंने कहा एक और विरोधी पक्ष तो नई संस्थाओं के निर्माण में लग जाता है, लेकिन शासक वर्ग मीडिया के माध्यम से वैचारिक स्तर पर डिबेट, डिस्कशंस इत्यादि कर वे लोग अपनी संस्थाओं को वैधानिक बताने का प्रयास करते हैं, और उनका यह प्रयास भी होता है कि दूसरा वर्ग उसको स्वीकार कर ले। और आमतौर पर चूंकि उनके पास सत्ता और शक्ति दोनों होती है, वो उनको स्वीकार भी करवा लेते हैं। इस प्रकार रेक्स कहते हैं कि शासक वर्ग की सामाजिक व्यवस्था आदर्शात्मक मैथक्य के कारण स्वाभाविक रूप से वैधानिकता प्राप्त नहीं करती है, बल्कि शासक वर्ग की अधिक शक्ति के कारण उसे वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शासक वर्ग होता है, उसके द्वारा जिन संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, वे संस्थाएं इसलिए वैधानिक नहीं है क्योंकि वो आदर्शों पर आधारित, नो, दे सेड नो, इट इज नॉट टू बी एक्सेप्टेड, बल्कि वह डंडे के जोर पर आम जनता को उसको स्वीकार करने के लिए बाध्य करता है। तो इन्होंने कहा उनके पास वो सत्ता और वो शक्ति होती है जिसके द्वारा वह आम जन को उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है, या जिसे हम शासित वर्ग कह सकते हैं, शासित वर्ग को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर देता है।
शासित वर्ग जब प्रभावपूर्ण ढंग से शासक वर्ग की वैधानिकता के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर सकता तो वह शांतिपूर्ण या निष्क्रिय विरोध करता है ताकि वह अपनी मांगे मनवा सके। अब शासित वर्ग प्रारंभ में अगर विरोध भी करना चाहे तो वो उनके पास ना तो इतनी उनका समूह ना तो इतना संगठित होता है, ना उनके पास में धन होता है, ना उनके पास में शक्ति होती है। तो अब वो क्या करते हैं, विरोध तो करते हैं लेकिन उनका विरोध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। जैसे कि आप देखते हैं अखबारों में एडिटोरियल्स आते हैं, पैनल डिस्कशंस आते हैं, सोशल नेटवर्क आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, निष्क्रिय तरीके से विरोध करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, ट्विटर पे करते हैं। ये सब क्या है, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से उनके प्रति विरोध जताने वाली बात है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से तो शासक वर्ग का सामना नहीं कर सकते, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनके पास में ताकत नहीं है, उनके पास वो क्षमताएं नहीं है, इसलिए वह निष्क्रिय विरोध करते हैं, जो आज के संदर्भ में हम अपने समाज में आज भी देखते हैं, जिसका आशय भी वैधानिक सत्ता के दावे को अस्वीकार करना होता है। आप देख रहे हैं किसानों ने जो आंदोलन किया हुआ है, किसानों के आंदोलन को लेकर हम न्यूज़ के अंदर अलग प्रकार की खबरें पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में हम अलग प्रकार की खबरें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शासक वर्ग तो उस कानून को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर रहा है और शासित वर्ग उसको अस्वीकार करने का प्रयास कर रहा है। तो ये संघर्ष की स्थिति का उदाहरण है, जिसका निश्चित अवस्थाओं में विकास होता है। विरोधी समूह की अंतःक्रिया भी संघर्षपूर्ण हो जाती है। मिल्स ने आधुनिक समाज का विश्लेषण इसी संघर्षवादी दृष्टिकोण से किया है, जिसमें एक और वैधानिक व्यवस्थाओं की स्थापना का प्रयत्न किया जाता है और दूसरी ओर उसके प्रति स्वीकृति या अस्वीकृति की प्रक्रिया का विकास होता है। तो इस प्रकार आज हमने दो बातों पर बात की है, संघर्ष समूहों का निर्माण और शासक वर्ग की परिस्थिति। हैव अ गुड डे।